बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाक की कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में है उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल इधर उधर ऊंची स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चीमी गोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल के गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है, ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वो कोई भी नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। वो कहाँ है, उसका महल वकू क्या है, उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से माउफ नहीं हुआ था इस मुकस्समे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले वो यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और 2 घंटे टहनी पर बैठकर मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाघ की एक खास रविश पर
सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दी और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चेन युद्ध के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था, यक लखत ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने अपने जंगले में ऐलान कर दिया, मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। उसकी देखा देखी एक से एक पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। मैं मास्टर तारा सिंह हूँ। मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। मैं मास्टर तारा सिंह हूँ। खामोश। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था, जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसको मोहब्बत हुई थी। गो उसने उसको ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको भूला नहीं था। चुनाचे वो तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां दिया करता, जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े करा दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया, दिल बुरा ना कर, तुझको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। उसी हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान तेरी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। जब उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए, तो उनको बहुत सदमा हुआ। वे छुप छुप कर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में अब हमारी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट मिला करेगी या नहीं, या डबल रोटी के बजाय हमें ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से ये अजीब और गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ऊपर दी गुड़ दी अनेक्स दी बैद्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी, तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है, तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दी गुड़ दी अनेक्स दी वैद्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, टोबा टेक सिंह कहाँ है? जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था
मगर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। उस सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह चुके थे। चूंकि बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी बाइस उसकी शक्ल भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार ये लोग मुलाकात के लिए आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, मगर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम भीषण सिंह था, मगर उसे तोबा टेक सिंह कहते थे। उसे ये कथन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज और अकारीब उससे मिलने के लिए आते, तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वो दफादार से कहता कि मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सच कर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार उप्पड़ दी, गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी, पैध्याना दी, मूंग दी दाल और दी लालटेन। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी कुरैद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी, जो उसे उनके आमद की खबर दे दिया करते। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग मिलने आए जो उससे हमदर्दी का इजहार कराते और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वो यकीनन बता देते कि हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था वो लोग टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उस रोज जब भीषण सिंह ने उससे पूछा, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? तो उसने हस्ब आदत कहा लगाया और कहा, वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा।
ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁੜ ਦੀ ਅੜੈਕ ਦੀ ਬੇਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨੀਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी जरूर सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले एक मुसलमान जो उसका दोस्त था और टोबा टेक सिंह का रहने वाला था, मुलाकात के लिए आया। वो पहले कभी नहीं आया था। जब भीषण सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, बेटी रूप कौर वो भी ठीक ठाक है, उन्हीं के साथ चली गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना। दो बुरे भैंसे जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और एक ने कट्टी दी थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। मेरे लायक जो भी खिदमत हो कह देना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और हाँ, ये तुम्हारे लिए कुछ मरोंडे लाया हूं। भीषण सिंह ने मरोंडो की पोटली लेकर पास खड़े सिपाहियों के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? हाँ, कहाँ है? वही है जहां था। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। हाँ। ऊपर दी गुड़ दी अड़ैक दी बेधियाना दी मूंग दी दाल अपनी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान अपनी दूर बटा मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गए थे और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों की लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्त के साथ रवाना हुई। मुतालिका अफसर भी हम रहा थे। बाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुप्रिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बास तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। और पागल औरतों का शोर और गुल अलग था। और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर यहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाद मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तेज आ गया था। भीषण सिंह की बारी आई। वाघा के उस पार मुतालिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में भरने लगा तो उसने पूछा, वह टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? ये सुनकर पाकिस्तान में।
ये सुनकर भीषण सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मंदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, टोबा टेक सिंह यहाँ है। ओ पड़दी, गुड़गुड़दी, अड़ेक्सी, बेध्याना दी, टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसको बहुत समझाया गया, मगर वो ना माना। जब उसे जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वो दरमिया एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे उसे कोई ताकत वहां से हिला नहीं सकेगी। आदमी चूंकि बेजर्र था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती ना की गई। उसे वहीं पर खड़े रहने दिया गया और तबादले का बाकी का काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित और सामित बिशन सिंह के हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरसों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। ये थी टोबा टेक सिंह, जिसके मुसन्निफ यानी लेखक थे सादत हसन मंटो। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और पेश करते रहेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बस आपका साथ ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।